हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जरूर सुना होगा। आज से 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। उसी प्रकार का एक और हत्याकांड, एक और नरसंहार, जिसका नाम क्या है, मानगढ़ नरसंहार। यह भी बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक था। इस वजह से इसको, चूंकि इसका संबंध आदिवासियों से था, इसलिए इस नरसंहार को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हां, काफी मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें जो चीजें हुई, जो घटनाएं हुई, वह भी काफी मिलती जुलती थी। जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड में बताया गया राष्ट्रवादियों के द्वारा कि 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। जो अंग्रेज अधिकारी था, उसके आदेश पर पुलिस ने जलियांवाला बाग, जो पंजाब था, जिस प्रकार से वहां के लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे और उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, कुछ उसी प्रकार का माहौल यहां पर भी हुआ था, जो कि मानगढ़ नाम का एक क्षेत्र है राजस्थान में, उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो यह भी 100 साल से ज्यादा पुराना मामला है। तो आइए इसे हम जानते हैं, समझते हैं कि आखिर यह वर्तमान में अभी चर्चा में क्यों है। तो फिलहाल के लिए जान लीजिए कि अभी खबर आई है फर्स्ट पोस्ट में कि आदिवासी जलियांवाला बाग, जो कि जिसे क्या कहा जाता है, मानगढ़ नरसंहार। तो यह मानगढ़ नरसंहार, जो कि आदिवासी जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप से जाना जाता है, इस पर जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं हमारे, उन्होंने चर्चा की है, इस पर बात की है और कहा है कि इतिहास में यह घटना उतने अच्छे तरीके से सामने नहीं आई है। जो इस घटना की सच्चाई है, उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से प्रकाश अभी तक नहीं डाला गया है। यह घटना कहीं ना कहीं अपने वास्तविक रूप में सामने लोगों के नहीं आई है, चर्चा का विषय बनी नहीं है, और इसे जानना ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि यह आदिवासियों से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज की इस खबर में हम सबसे पहले जानेंगे कि चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कि मानगढ़, यह नरसंहार जो है, यह किस प्रकार का है, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया। उसके बाद हम देखेंगे पृष्ठभूमि, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि मानगढ़ नरसंहार तक की परिस्थिति बन गई। उसके बाद हम देखेंगे गोविंद गुरु जी के बारे में, जानेंगे कि कौन है और इनका संबंध इस घटना से किस प्रकार से है। उसके बाद हम जानेंगे, चूंकि यह आदिवासी की जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, भील जनजाति के बारे में यहां पर बात है। भील जनजाति का नरसंहार हुआ था, इसलिए हम भील जनजाति को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी को जानेंगे और उसके बाद अंत में अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि चर्चा में क्यों है। तो राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिले के जो शहर है, उस शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर मानगढ़ धाम है, और यह मानगढ़ पहाड़ी भी है। अब इस मानगढ़ पहाड़ी में ही मानगढ़ नरसंहार हुआ था। यह गाथा जो है, जिसमें लोगों ने अपनी जान दे दी, इसे एक गाथा के माध्यम से मानगढ़ धाम गौरव गाथा के रूप में अभी आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में शिरकत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने ही इस पर चर्चा की, इस पर कही अपनी बात कि इस पर इतिहास में ज्यादा अभी नहीं लिखा गया है जितना लिखा जाना चाहिए था। इस घटना के साथ उतना न्याय नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मानगढ़ नरसंहार आखिर क्या है। 17 नवंबर 1913, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले की बात है। उस समय 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे। जिस प्रकार से अधिकारियों ने गोली चलवा दी थी, कहां पर, जलियांवाला में, उसी प्रकार से अंग्रेजों ने 3 तरफ से घेर कर गोलियों से मार दिया था 1500 से भी अधिक भील समुदाय के लोगों को। इस वजह से इसे आदिवासी जलियांवाला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका संबंध आदिवासियों से था। यह बात आपसे पहले भी कही थी, और यह बात भी जानना आपको जरूरी है कि नरसंहार के बारे में कम लोगों को जानकारी है, जिसकी वजह क्या है कि इस पर ज्यादा चर्चा इतिहास में नहीं की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि धीरे धीरे इस पर चर्चा की जा रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों से इस स्मारक बनाने की मांग उठती रही, और इसी वजह से वर्ष 1999 में 27 मई को क्या होता है कि नरसंहार में मारे गए आदिवासियों के लिए स्मारक बना दिया जाता है। उसके बाद इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने के लिए भी प्रयास किया जाता है, और अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि एनएमए ने एक रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा भी हाल ही में
इसी साल जुलाई के महीने में की है। अब यहां पर देखिए कि यह जो मानगढ़ नरसंहार है आखिर हुआ क्यों, ये जान लेते हैं कि भीलों को रियासतों के जो शासक थे और जो अंग्रेज थे वह काफी परेशान कर रहे थे। जैसे कि कर बहुत ज्यादा था, इस वजह से उनके ऊपर इतना ज्यादा ऋण हो गया था, उसका ब्याज हो गया था कि उसको चुकाने के क्रम में वे बंधुआ मजदूर बन गए थे। और बंधुआ मजदूर बन जाने की वजह से वे यानी कि भूमिहीन भी हो चुके थे और उनके पास सिवाय जीवन जीने के लिए काम करने और खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब आप देखिए कि सिर्फ किसी प्रकार से बंधुआ मजदूर की हालत क्या होती है, वह काम करते रहता है, उसे खाने भर का ही कुछ मिलता है मेहनताना और कुछ भी नहीं मिलता, उसका जीवन एक तरह से नर्क हो जाता है। ऐसी स्थिति में हुआ यह कि एक व्यक्ति सामने आया और उस व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या है, गुरु गोविंद गिरी, जिन्हें हम गोविंद गुरु के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस दौरान 1899 से 1900 के दौरान अकाल पड़ा था और उस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भीलों की दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि आखिर क्या वजह है। तो उसमें जो उन्हें समझ में आया, तो यह समझ में आया कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो है वह अभी बेहतर नहीं है, शराब की लत जो है उनमें काफी ज्यादा है, जिसमें कि वह और ज्यादा ऋण में फंसते जा रहे थे। अब इन्होंने किया क्या, गोविंद गुरु ने किया क्या कि 1908 में भीलों के लिए यानी कि भीलों के बेहतर स्थिति के लिए भगत आंदोलन शुरू किया था, जिस आंदोलन में उन्होंने प्रयास किया कि शाकाहार और शराब से परहेज जैसी प्रथाओं का प्रचार किया जा सके। और इसमें काफी हद तक वे चर्चित हुए, इसी वजह से उनका सम्मान बढ़ने लगा। इनके बारे में जाने तो इनका जन्म 1858 में डूंगरपुर में हुआ था, यानी कि राजस्थान में ही हुआ था, और एक बंजारा परिवार से संबंधित थे। नाम क्या है, गुरु गोविंद गिरी, इन्हें हम गोविंद गुरु के नाम से भी जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1903 में इन्होंने एक संप सभा भी बनाई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। देखिए 1905 में एक तरफ जहां पे आंदोलन चल रहा था देश की आजादी के दौरान, उसके पहले 1903 में इनके द्वारा खुद स्वयं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए संप सभा बनाई जा चुकी थी। इसके अलावा ये स्वयं एक चूंकि बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर चुके थे, कहां कर चुके थे, जो संतरामपुर रियासत है वहां पर। अब एक बंधुआ मजदूर के रूप में इन्होंने कार्य किया, तो उन्हें पता था कि बंधुआ मजदूर की हालत क्या हो जाती है। इसी वजह से वह भीलों के ज्यादा करीब आए, उनकी दुर्दशा को देख के समझ सके। अब बात आती है कि उन्होंने प्रयास किया कि भील शिक्षित हो जाएं और उनमें जागरूकता आए, जिससे कि बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के लिए वे स्वयं आगे बढ़ सकें और एक साथ जुटकर अगर वे आगे बढ़ेंगे, अपनी मुक्ति की बात करेंगे, तो जरूर उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसी क्रम में होता क्या है कि इनके द्वारा जो ग्रुप तैयार किया जाता है, बहुत सारे भील इनसे जुड़ जाते हैं और वे सारे के सारे भील अपनी मांगों को, लगभग 33 मांगों को रखते हैं अंग्रेजों के सामने और वहां के जो आसपास की रियासतें थी उनके सामने, जिसमें यह बात निहित होती है कि कर के मामले में उनके साथ सख्ती नहीं पेश की जाएगी, इसके अलावा राजाओं के द्वारा भी उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, बंधुआ मजदूरी से उन्हें मुक्त किया जाएगा। इस तरह की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है और 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों के द्वारा 3 तरफ से घेर कर उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है, जिसमें 1500 से ज्यादा भील शहीद हो जाते हैं, यानी कि उनका देहावसान हो जाता है, जिसमें कि वहां के आसपास के लोगों का भी योगदान रहता है, जो कि उन्हें परेशान कर रहे थे, उन्हें बंधुआ मजदूर बना रहे थे। इसी वजह से इतिहास में दर्ज होना उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो गया था उस दौरान। लेकिन अब बात आगे बढ़ती जा रही है। इस दौरान यह भी हुआ था कि बंधुआ मजदूरी का विरोध करने के वजह से और इस जो भी यह घटना हुई, इस घटना में इनका नाम आने की वजह से इन्हें 10 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन 10 साल की इस सजा को उन्होंने कम समय में पूरा कर लिया, क्योंकि इनका व्यवहार काफी अच्छा था। अब बात आती है भील समुदाय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भील जो शब्द है तमिल शब्द बील से बना है और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कमान। इसी को हम क्या कह सकते हैं, धनुष, ठीक है, तीर कमान, और जो कमान होता है वह धनुष होता है। मुख्य रूप से भील जनजाति कहां रहती है, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। इसमें भी मुख्य रूप से देखा जाए तो कहां रहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। अब यहां पर देखिए कि जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है वह भील ही है, और यह जो घटना है
यह जो इतना बड़ा जिसे हम कहते हैं आदिवासी जलियांवाला बाग हत्याकांड, वह भील से ही संबंधित है और यह घटना भी राजस्थान से संबंधित है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है। और प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में चर्चा की है, इसलिए भील के बारे में जानना और इस घटना के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत में से एक है कि वे परंपरागत रूप से गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ऐसा इनके द्वारा दावा किया जाता है कि एकलव्य इनके ही पूर्वज थे, इसी वजह से ये अपने आप में बहुत अच्छे धनुर्धर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा उनकी पोशाक के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि अनुसूचित जनजाति की अगर परिभाषा आपको जाननी हो तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 366 के अंतर्गत यह बात बताई गई है कि अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंदर कुछ हिस्सों या समूहों से है जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 342 के तहत। और परिभाषा कहां से आपको मिल रही है? अनुच्छेद 366 के अंतर्गत मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखिए अनुसूचित क्षेत्र किसे कहा जाता है। अब जान लीजिए कि अनुसूचित क्षेत्र मुख्य रूप से वह है जिस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप होगा और कुछ विशेष कार्य किए जाएंगे। तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना है तो संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अब यहां पर देखिए 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो आज का सेशन यही तक। अब हम देखते हैं आज का सवाल क्या था। तो सवाल आपसे मैं पूछता हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ नरसंहार जो हुआ था उसका संबंध भारत के किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। और हमारे बाकी के कार्यक्रम भी देखते रहें, जैसे कि इन फोकस प्रोग्राम आता है वह सुबह आएगा, उसके बाद शाम को इन न्यूज प्रोग्राम आएगा और उन न्यूज के बाद इन डेप्थ प्रोग्राम आता है जो कि आप अभी देख रहे हैं। धन्यवाद।